नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और आज नाम बड़ा खास आपने देखा होगा, बाजार का इंसाफ। ये आज की कहानी है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बाजार का इंसाफ इसलिए कि जब भी आप मार्केट में आते हैं तो ये हमेशा सोच के आइए कि मार्केट सुप्रीम है, वहाँ के नियम आपको मानने पड़ेंगे और उन्हीं नियम के तहत आपको बाज़ार में काम करना है। और उसमें चाहे वो मिड कैप स्टॉक्स हो, लार्ज कैप हो, छोटे हों, बड़े हों, जो जैसा प्रदर्शन करेगा उसको वैसा रिवार्ड मार्केट देगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो आप सही होंगे, या कोई दूसरी तरीके की बातें कर रहा है तो वो गलत होगा। मार्केट ये देखता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और कितनी जेन्युइनली आप कर रहे हैं। ये आपको फिलॉसफी लग रही होगी, लेकिन अगर आप पिछले एक हफ्ते का मार्केट या पिछले 3 महीने का मार्केट उठा के देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ अपने नियम और अपने हिसाब से चलता है। और एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में कहें तो मार्केट बहुत समाजवादी होता है। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं इसलिए आपकी बात सही होगी। उसमें जिसका सही तरीका होगा, जो सही से काम करेगा, उसको ही मिलेगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज पे बातचीत की जाए, मार्केट का इंसाफ क्या होता है। और दूसरी तरफ जो पहला टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है मिड कैप का जलवा। पिछले 3-4 महीनों में मिड कैप स्टॉक्स में बहुत फ्रॉड की बातें की गई, बहुत ज़्यादा कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई, स्टॉक में करेक्शंस भी हुए, रेगुलेटरी एक्शंस भी हुए, सब तरफ से हुई, लेकिन मिड कैप का जलवा फिर से कायम है और ज़बरदस्त तेज़ी हुई है। पिछले एक हफ्ते में ही आप देख सकते हैं, 15 दिन में देख सकते हैं, 2 महीने में देख सकते हैं। तो एक तो ये तय करेंगे मार्केट की बिग पिक्चर में कि ये मिड कैप का जलवा फिर से कायम है और ये कब तक कायम रहेगा और ये क्यों कायम है। दूसरा सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ आरबीआई ने अपना एक एक्शन किया। इससे पहले अगर आप पिछले 6 महीने में चले जाएं तो कम से कम 7-8 ऐसे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कार्रवाई रेगुलेटर्स की तरफ से हुई है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या बीएफएसआई में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको फिक्स करने की ज़रूरत है, और आरबीआई बहुत समय पर उनको फिक्स करता चल रहा है, इसलिए सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसी के साथ एक वोडा आइडिया नाम की कंपनी है जो बिल्कुल मुश्किल के दौर से गुजर रही थी, लेकिन उसमें बड़े निवेशक आए, बहुत पैसा उन्होंने डाला, बहुत फंड रेज किया और अब ऐसा लग रहा है कि आइडिया चल पड़ेगा क्या। तो इसलिए इसका नाम रखा वाह क्या आइडिया है। तो वो आइडिया को लेकर के या पूरे टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के हम बातचीत करेंगे। और जो तीसरा एक बहुत अहम टॉपिक है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, वो है कि मेटल स्टॉक्स में या मेटल्स में क्या एक बड़ा बुल रन शुरू हो चुका है। अक्टूबर से अगर आप सारे बेस मेटल्स के प्राइस देखेंगे, बारिंग गोल्ड और सिल्वर, उसको आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अदर मेटल्स में आप कॉपर देखिए, निकल देखिए, एल्युमिनियम देखिए, या और दूसरे मेटल्स में जाके देखेंगे तो अक्टूबर से टिल डेट बड़ी रैली उसमें हुई है, बहुत बड़ी रैली हुई है। एक एक महीने में इतने ज़्यादा चल चुके हैं। तो क्या ये अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि ये बुल रन है, या फिर एक ये टेक्निकल रीज़न हो सकते हैं कि किसी एलएमई में डिलीवरी रोक दी गई, या रेड सी में कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ हो सकता है क्या। अगर ये बुल रन है तो फिर ये बहुत बड़ी रैली के संकेत है। इसको भी समझने की हम आज कोशिश करेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक है जिसमें हम बातचीत करेंगे, और हमें समझाने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में अभय अग्रवाल जी हैं। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, आज तो जैकेट भी उतार दिया, मतलब हम कुश्ती लड़ने के मूड में, इंसाफ करेंगे आज आप। दूसरे संजय सिन्हा सर हमारे साथ हैं, आज काफ़ी दिन बाद हमारे साथ आ रहे हैं। संजय जी के साथ भी चर्चा होगी कि इन 3-4 विषयों पर उनकी राय क्या है और समझने की कोशिश करेंगे। और गुरमीत चड्डा जो आधे बैंकर भी हैं, और उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि उन्होंने एक ऐसे बैंक में काम किया जहाँ से काम करने के बाद बैंकिंग बिल्कुल रग रग में दौड़ने लगती है। तो इसलिए बैंकिंग पर ख़ास तौर पे गुरमीत जी हमें समझाएंगे, सिखाएंगे कि दरअसल बीएफएसआई में हो क्या रहा है। तो एक एक टॉपिक लेते हैं। पहले तो मैं मार्केट और ये मिड कैप का जलवा समझना चाहता हूँ। क्या लग रहा है भाई, ये मिड कैप का जलवा चलता ही जा रहा है? आई थिंक मिड कैप एक ऐसा स्पेस है, बड़ा स्पेस है, काफ़ी कंपनीज हैं इसमें। पर जब हम बात करते हैं मिड कैप की तो लोग पूरा सेक्टर के जो चले हुए स्टॉक्स हैं या जिसमें परफॉर्मिंग, सिर्फ उनका नाम लेके डिसाइड करते हैं कि ये बहुत महंगा हो गया है या कहाँ तक चलेगा। पर वो होते हैं करीब 50 स्टॉक, उससे ज़्यादा नहीं होते। पर उसके नीचे आप देखें 200-300 और स्टॉक्स हैं जिसमें से काफ़ी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। और अब मुझे लगता है कि ये जो रन है, जो सेकंड रन है, इसको मैं मिड कैप 2.0 बोलूँगा।
हमने पिछले साल देखा पीएसयू बैंक्स, पीएसयू डिफेंस, जो पूरी थीम चली रेलवे स्टॉक्स की, और अब वो आई है मिड कैप 2.0, जहाँ पे अब वो स्टॉक्स चल रहे हैं जो कि मिड कैप कंपनीज क्लियर ग्रोथ ट्रैक पे हैं। और कुछ हैं जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, एक्सपोर्ट सेक्टर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, जो इन्वेस्टर्स को बिलीव है कि ये 5 साल में यहाँ से डबल या ट्रिपल हो जाएंगी अपनी साइज में। तो मतलब कम से कम भी 20-25% का ग्रोथ दिख रहा है 5 साल का। तो मिड कैप की जो अब रिसेंट रैली जो हुई है, जो डिप्स के बाद जो हुई है, उसमें देखिए एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। पुराने स्टॉक्स ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितना अब नए स्टॉक्स कर रहे हैं, जो जिन्होंने पहले नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि ये एक मिड कैप में भी एक रोटेशन होता रहता है, और इन्वेस्टर्स को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मिड कैप पूरा ही गिर जाएगा या मिड कैप पूरा ही ऊपर चला जाएगा। उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी। पर अगेन आप इंडिया का 20-25 साल की हिस्ट्री देख लीजिए, जो मोटा पैसा बनता है, मोटी रिटर्न बनती है, वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप से ही बनती है। अगर आपके पास पेशेंस है और अच्छा एबिलिटी है होल्ड करने की, तो आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप ही पैसा बना के देते हैं, और इसका कंटिन्यूस हम एग्जांपल देख रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है ये रैली सस्टेन करेगी। जितना हम देख रहे हैं डेटा फ्लोज का, इन्वेस्टर इंटरेस्ट अभी भी काफ़ी हाई है। अभी भी इन्वेस्टर्स आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। इंक्वायरी यही है कि भाई क्या, कहाँ पे पैसा डिप्लॉय करें। कोई अंडर एलोकेटेड नहीं रहना चाहता इस मार्केट में, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी। तो ग्लोबली हमने देखा यूएस में एक दिन डिप आता है, अगले दिन वापस हो जाता है उसका पिकअप। चाइना में क्लियरली रिकवरी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो रैली इंडिया में भी है, मिड कैप स्पेस अभी भी काफ़ी छोटा है, तो ये चलता रहेगा। मुझे कोई डर नहीं है कि एक बहुत बड़ा 20-30% का करेक्शन आ जाएगा। 2-3% के करेक्शन, 5% के करेक्शन मिड कैप में कोई बड़ी बात नहीं है। ये आते रहने चाहिए। ये आते रहने चाहिए, क्योंकि चर्न भी होता है, नए हैंड्स आते हैं, नए इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है, जो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि भाई ये गिरा तो मैं ऐड कर लूंगा। फिर वो मौके मिलते हैं तो उसका फायदा उठा ले। जरूरी है, मेरे को लगता है 3-5% के करेक्शन तो रेगुलरली आना। ओके संजय जी, अगर इसको बिग पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में डालें तो जो 500 स्टॉक का यूनिवर्स है वो ऑल टाइम हाई पे है, और पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारी नैरेटिव्स बने, बहुत सारी स्टोरीज कुक की गई। और ये बात सही कि 8-10 स्टॉक ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ पे 98% होल्डिंग हो सकती है, जहाँ पे कुछ कागज़ पे नहीं है। उसके चक्कर में मतलब सब धान 22 पसेरी तौल दिए गए, लेकिन दरअसल वो सच्चाई नहीं थी। क्या ये थ्योरी सही है कि मिड कैप को आप ऐसे इग्नोर करके चलेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा आपका? जी, तो देखिए उसमें ऐसा है नीरज जी कि पिछले 2 सालों में इंडियन मार्केट्स में जो तेजी आई है उसका बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में बहुत बड़ी साइज में उन्होंने प्रवेश किया है। और अगर आप पिछले 2 साल 3 साल का आंकड़ा देखें, इस महीने का आंकड़ा देखें, तो उसमें एफआईआईज का नंबर बहुत ही नेगेटिव रहा है। ट्रेडिशनली एफआईआईज का रुझान लार्ज कैप स्टॉक्स में रहा है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो अधिकतर मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में रहा है। तो मैं अगर फ्लोज के ही पर्सपेक्टिव में इसको देखूं, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर का बहुत बड़ी मात्रा में बाजार में आने का जो रुझान है वो निश्चित तौर पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप की तरफ जाएगा। इस रुझान में हाँ, जरूरी नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल एकदम सुचारू रूप में और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीका में ही होता रहे। हर मार्केट में कहीं ना कहीं एक्सेस होता है। इसलिए संभव है कि इस मिड कैप स्मॉल कैप में जो फ्लोज आया है उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉथ जरूर बना होगा। और एक समय आया जब सेबी ने वार्निंग इशू किया था, उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा ये स्टॉक्स चल पड़े हैं। लेकिन ये जो तेजी मैं देख रहा हूँ मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, इसमें सिर्फ जो लो फ्लोटिंग स्टॉक है उसके कारण तेजी आई है, सिर्फ ये कारण नहीं है। जैसा अभय भी आपको कह रहे थे कि कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें कि आगे दिख रहा है कि अगले 2-3 साल में अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा है कि वो अपनी रेवेन्यूज को तो जरूर डबल कर लेंगे। और अगर रॉ मटेरियल का माहौल भी अगर ठीक ठाक रहा तो प्रॉफिट हो सकता है कि वहां से दुगना तिगुना भी बढ़ सकता है। तो लोग इस पर बेट करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मार्केट के ऊपर के 100 या 150 कंपनीज को देखें, तो आप शायद बहुत ज्यादा कंपनीज के बारे में ऐसा नहीं कह पाइएगा कि वो अगले 3 साल या 4 साल में अपनी टर्नओवर को डबल कर लेंगे।
या फिर वो अपने प्रॉफिट्स को डबल कर लेंगे। कुछ होंगे, इक्के-दुक्के होंगे जो कर पाएँगे लेकिन अधिकतर नहीं कर पाएँगे। तो इसी के लिए जैसा अक्सर होता है कि अगर मार्केट शॉर्ट टर्म में अगर इवेंट से प्रभावित है, मिड टर्म में अगर लिक्विडिटी से प्रभावित है, तो लॉन्ग टर्म में तो ज़रूर वैल्यूएशन से प्रभावित होता है। तो अगर कंपनीज़ की टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों अगर आपको लगता है कि 3 साल में या 4 साल में वो डबल हो जाएगा, तो आप ज़रूर अपना बेट्स उन कंपनीज़ में लगाएँगे, जहाँ पर कि आपको लगता है कि वहाँ पर आपको पैसा दुगना करने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि दोनों एक तो टिप्स वाला माहौल भी चल रहा है और साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल कारण भी है, जिसके कारण कि मिड एंड स्मॉल कैप चल रहे हैं। ओके। गुरमीत, क्या फंड मैनेजर्स के सामने एक बड़ी दुविधा का समय है कि इंडेक्स में भी खैर बहुत तेज़ी है, लेकिन जो मिड कैप यूनिवर्स जिसको पता नहीं, मुझे तो लगता है कि कैप मार्केट कैप के हिसाब से बंटवारा कर देना, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्या लोग कि इधर का उधर कर दें। बहुत डिस्प्यूटेड वर्ड है आजकल रीडिस्ट्रीब्यूशन, बोलने का नहीं। तो ये जो एक मुश्किल आप लोगों के सामने आती है कि यार पैसा किधर लगाएं, नाम सब लोग डरा देते हैं मिड कैप गिर जाएगा, लेकिन एक्चुअली वोल्टास जैसे स्टॉक को देखिए, कितना 20 लाख एसी बेच डाले। हैवेल्स देख लीजिए, हैवेल्स देख लीजिए, एम्बर लॉयड देख बेचे लीजिए, कितने सही सारे कह रहे उन्होंने, हैं आप। ब्लू स्टार देखिए, करेक्ट। 30-40% के रिटर्न देना, 11% चढ़ा एक महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स। हम जैकेट उतार के क्यों बैठे हैं स्टूडियो में? तो गुरमीत जी, क्या व्यू आपका भाई, ये जो पूरी कहानी है मार्केट की, उसमें आउट परफॉर्म तो यही कर रहे हैं, दुविधा होती है आप लोगों के सामने क्या? नीरज जी, पहली दुविधा ये है कि कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए यूफोरिया में। देखिए, गलती पॉजिटिव टाइम्स पे ही होती है। नेगेटिव टाइम्स में तो आप बाहर ही बैठे रह जाते हैं या कम इन्वेस्ट करते हैं। तो रिस्क हमेशा कम होता है जब बाजार गिर गया होता है, रिस्क बढ़ जाता है जब बाजार बहुत अच्छा कर रहा होता है। और थोड़ा सा ना इसको आपको 3 पार्ट्स में देखना पड़ेगा। पहला जो पार्ट है कि अर्निंग ग्रोथ क्या है उस स्पेस की। तो अगर आप कोविड के लोज से देखें, 2021 से जब रिवाइवल शुरू हुआ, तो लार्ज कैप का अर्निंग ग्रोथ 20-21% है, मिड कैप का करीबन 30% है और स्मॉल कैप का 40% से ऊपर है। तो कुछ हद तक अर्निंग ग्रोथ ने जस्टिफाई किया है रिटर्न को, नंबर 1। नंबर 2, लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो बहुत सारा फ्लोज भी गया है यहाँ पे स्मॉल मिड कैप का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का। तो अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी देखेंगे तो 2,60,000 या 70,000 करोड़ की सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी है। मिड कैप कैटेगरी जो पूरे म्यूचुअल फंड्स की है वो 3.5 लाख करोड़ की है। तो आज अगर आप 20,000 करोड़ की सिप बुक आप देख रहे हैं, लगभग आधी सिप बुक स्मॉल और मिड कैप की है। मतलब आपको $1.5 बिलियन का मंथली इन्फ्लो है। ये भी एक काफ़ी बड़ा कारण है और इस वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे फंड्स ने लमसम बंद कर दिया है। मेजॉरिटी फंड्स ने कर दिया है, 2-3 फंड्स को छोड़ के। और तीसरा आपको ये देखना है कि यूफोरिया क्यों कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप पिछले क्वार्टर जाइए, छोड़ दीजिए 3 साल। पिछले क्वार्टर अगर आप देखें Q3 में, अभी ये क्वार्टर तो शुरू हुआ है। आपका बीएसई 500 का अर्निंग ग्रोथ 25-26% था, निफ्टी का 16%। तो कुछ हद तक अर्निंग ग्रोथ भी है बियॉन्ड टॉप 100 स्टॉक्स में। तो हमें ये बोलना कि सारा स्पेस में यूफोरिया, आई थिंक वो गलत होगा। बट हाँ, कुछ पॉकेट्स में बिल्कुल यूफोरिया है। एक वो मी टू स्टॉक्स जो बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि एचएएल चल गया है तो ये भी चलना चाहिए, टीटागढ़ चल गया है तो ये भी चलना चाहिए। अगर एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा कर रहे हैं तो यूको को भी अच्छा करना चाहिए। ये मुझे जब नैरेटिव बिल्ड शुरू होना लगता है कि बस ये चल गया है तो इसको भी चलना चाहिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे अच्छा डिफेंस अर्निंग ग्रोथ है। और अगर आप मिड कैप का रिवाइवल भी देखें तो ऐसा नहीं है कि पूरा बाजार वापस आया। जैसा आपने अभी कुछ स्टॉक्स की चर्चा करी, कुछ स्टॉक्स जो गिरावट हुई स्ट्रेस टेस्ट के बाद वो वापस नहीं आ पाए क्योंकि वहां पे अर्निंग ग्रोथ वीक है, चाहे वो केमिकल स्टॉक्स हैं, चाहे वो एपीआई स्टॉक्स हैं, चाहे वो मिड कैप आईटी नेम्स हैं। तो मुझे लगता है बाजार अब यहाँ से जहां पे ग्रोथ होगी, बाजार उसको रिवॉर्ड करेगा। मैंने एक पहले आपको डेटा भी दिया था, जैसे आप टाइटन देखिए, आज से 15-18 साल पहले पैट उसका 80 करोड़ था, मार्केट कैप 3200-3300 करोड़ था। आज पैट ही 3300 करोड़ है। तो जहाँ पे हाई ग्रोथ होगी, 25-30% अर्निंग ग्रोथ होगी, वहाँ पे बाजार सस्टेन करेगा वैल्यूएशन को। जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ नहीं होगी, सूनर और लेटर एक्सीडेंट होगा। तो आपका सबसे बड़ा हेज है, वही स्टॉक लीजिए जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ अच्छा हो और बहुत ओवर पे मत करिए। 2020-30 की ऑर्डर बुक के हिसाब से मल्टीपल देने लगेंगे तो तकलीफ है। और क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, नीरज जी, डिफेंस है। डिफेंस में ना रीसेट क्लॉज होते हैं। मान लीजिए आपने जो सप्लाई किया उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको रिकॉल करना पड़ा, अभी वो कोई नहीं देख रहा है। ऑर्डर बुक के हिसाब से आप स्टॉक्स को दौड़ाए जा रहे हैं क्योंकि बड़ी टेक्निकल स्पेस है। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट ओवरहैंग हो सकता है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो खाली ऑर्डर बुक देख के मत करिए,
थोड़ा सा रैशनैलिटी लगाइए और आई थिंक अर्निंग ग्रोथ अच्छा लीजिए और बहुत ओवर पे मत करिए। 100-200 का अर्निंग मल्टीपल देंगे, सूनर और लेटर नुकसान होगा। ओके, इंटरेस्टिंग। एक उदाहरण इसे नाम लेता हूँ बट वो किसी रिकमेंडेशन में नहीं। फोर्स मोटर्स के रिजल्ट आए हैं आज, स्टॉक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अर्निंग सुपर आई है उसकी, 300 रुपये की ईपीएस आई है, 100 से बढ़ के 300 हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% के यहाँ निकल के। तो जो गुरमीत करे बिल्कुल सही बात है कि अल्टीमेटली तो जिसको कहते हैं ना कि ब्रह्म वाक्य तो वही है कि अर्निंग तो मैं कैचअप करनी पड़ेगी। और इसमें जो आपने बिल्कुल ठीक है, जो एक मार्केट का इटर्नल ट्रूथ जिसको कहते हैं ग्लोबली सारे इन्वेस्टर्स की, वो ये है कि मार्केट्स आर स्लेव्स टू अर्निंग्स। हाँ, जो प्राइस है वो अगर अर्निंग्स हैं तो वो सस्टेन करेगा, अर्निंग्स नहीं है तो नहीं सस्टेन करेगा वैल्यूएशन। ये मतलब ये हमेशा पिछले 100 साल की आप देख लें हिस्ट्री, यही रहा है। तो जो अभी हमने देखा काफ़ी लार्ज कैप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब 2% की ग्रोथ नहीं है। आईटी सेक्टर आप देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर चलेगा चलेगा, अभी तो नहीं चल रहा ना 2%, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बैंक्स देख लीजिए आप। ये बताओ, आप अर्निंग में बहुत सही पड़े हो, आईटी वाले में क्या चक्कर क्या था ये? आईटी में नहीं, ये सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले कई महीने से आप आईटी जब भी पूछा था आप कहते नहीं नहीं आईटी नहीं लेना, आईटी नहीं लेना। बिकॉज मुझे ग्रोथ, अभी आप आईबीएम के रिजल्ट देख लीजिए, आए 3-4 दिन पहले 8% 10% स्टॉक एक दिन में गिर गया, आईबीएम जैसी कंपनी। तो एक्सेंचर उसके पहले आपको गाइडेंस दे चुका है कि मार्केट स्लो है, हर तरह से आपको नेगेटिव डेटा फ्लो दे रही है कंपनी। तो उसके लिए 25-26 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग मल्टीपल देख के क्या मतलब है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी भी कि ये क्यों इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो इंडेक्स के स्टॉक्स हैं तो क्या ज़रूरी है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में लेना उसको? मुझे नहीं समझ में आ रहा है फ्रैंकली कि क्या इन्वेस्टर्स को दिख रहा है जो ले रहे हैं या जिन्होंने लिया हुआ है आईटी स्टॉक, कि कंपनी कह रही है कि 1 से 3% ग्रोथ होगा मेरा, और आप उसको 25-26 टाइम मल्टीपल देने को तैयार हैं। और मिड कैप में कोई कंपनी 25-26 टाइम परसेंट ग्रोथ दिखा रही है, आप उसको 40 टाइम पी मल्टीपल देने को तैयार नहीं है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ है, यही मुझे नहीं समझ में आता। पर एक तरह से ठीक है, मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टर्स हैं और इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पे इंसाफ का तराजू है मार्केट का। जी बिल्कुल, जो हम कह रहे थे आपको यहाँ पे रखना चाहिए। और तराजू थाने में यहाँ रख देता। अरे संजय सर, एक चीज़ ये बताइए कि ये जो भी अभय जी कह रहे थे ना, इस हमने अभी उदाहरण भी दिए। गुरमीत जी आपसे भी ये सवाल, दोनों सवाल एक ही, दोनों लोगों से अलग जवाब चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मिड कैप में या कोई भी स्टॉक बहुत भाग गया तो फिर वो आता है यार ये अर्निंग तो होनी चाहिए, उसकी अर्निंग आती रहती है, फिर वो उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। लार्ज कैप में ये कहीं मुश्किल है। तो जो अभी अभय जी कह रहे थे कि फंड मैनेजर्स की या म्यूचुअल फंड्स की या बड़े चेनाइज की एक मुश्किल रहती है, यार ये बड़ा स्टॉक मिस कैसे कर दूं, अब वो लेके बैठे वो चल ही नहीं रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप मिस कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि यार मिड कैप है, कभी भी धोखा दे सकता है। या जैसे गुरमीत जी लोग दिन भर लगे रहते हैं कि नहीं साहब हम तो पकड़ लेंगे और अच्छा स्टॉक ढूंढ लेंगे, ऐसा होता है क्या एक दुविधा का दौर? संजय जी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अर्निंग्स की विजिबिलिटी उतनी साफ नहीं होती। अ, कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जिनका की केपेक्स का साइकिल चल रहा है और आप सिंपलिस्टिक अजम्पशन लेके चलेंगे कि जब ये पूरी कैपेसिटी आ जाएगी तो इसका अर्निंग उस प्रोपोर्शन से बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी संभव है कि जब तक उसकी कैपेसिटी आती है तब तक उसकी जो प्रोडक्ट्स है उसके दाम ही घट जाते हैं। खास करके अगर आपने देखा होगा तो खास करके केमिकल क्षेत्र की जो कंपनीज रही, उनमें ऐसा कई बार हुआ है कि उनकी कैपेसिटी जब पूरी तरह से पूरी हुई तब तक उनके प्रोडक्ट के दाम गिर गए। तो उस केस में आपका जो आकलन है वो गलत जाता है। कई बार इसका उल्टा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने एंटिसिपेट नहीं किया कि अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा हो सकता है और कंपनी उस अपॉर्चुनिटी को इतने अच्छे तरह से कैप्चर कर सकती है। जैसे कि खास करके अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके जो ईपीसी कंपनीज हैं, पिछले 10 सालों में उनके स्टॉक प्राइस का प्रदर्शन अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसा रहा कि ये कि ना के बराबर। लेकिन अचानक उनकी अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, सरकार ने जिस तरह से फ्रंट फुटिंग पर रोड्स के प्रोजेक्ट लेने शुरू कर लिए, जिस तरह से कई मार्की पोर्ट के प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए, तो उस में अचानक उनमें तेजी आ गई। ये तेजी जो है, उसकी एक मोमेंटम जो बनती है, कई बार वो उसको अच्छी तरह से भांपना
मुश्किल होता है और उस केस में ये संभव है कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी छूट जाए। आज जो हमको ये दिख रहा है कि कैपिटल गुड्स की जो कंपनीज हैं, खास करके जिस तरह से भारत में पावर सेक्टर में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसके कारण जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है और आगे जाकर और भी आएगी, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप उन कंपनीज को आज के वैल्यूएशन पर देखें, तो आप उनमें निवेश करने से बिल्कुल कतराएंगे, क्योंकि उनकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स इतनी अनाप-शनाप हो गई है कि शायद आप उसमें पैसा डालने के लिए, खास करके अगर वो थर्ड पार्टी का पैसा है, तो डालने के लिए आप बिल्कुल सहमेंगे। लेकिन अगर यही कंपनीज उस अपॉर्चुनिटी को इतनी अच्छी तरह से कैप्चर कर लें कि अगले 3 साल में मान लीजिए कि उनकी टॉप लाइन जो है वो 3 गुना बढ़े, वो भी संभव है, क्योंकि इसमें इस क्षेत्र की ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि पूरी कैपेसिटी पर काम भी नहीं कर रही, और उनके जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं, वो भारत के इस एंटिटी में निवेश करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। तो फिर आप को लगेगा कि इस वैल्यूएशन पर हम पैसा लगाएं, वो रिस्क लें, तो फिर आप हो सकता है कि उसका फायदा उठाएं कि वो कंपनीज हो सकता है कि अगले 3 साल 4 साल में इस तरह का रिटर्न आपको दें, जैसा कि आपने कभी सोचा भी ना। जी तो ये दुविधा रहेगी हमेशा। गुरदीप सर, बदनाम बेचारे एक मिड कैप वाले हैं, उस दौर से सारे स्टॉक गुजरते हैं। अभी मैंने मारुति चार्ट मेरे सामने खोला है, 2018 से लेके जनवरी 2024 तक 0% रिटर्न है। ठीक है, अभी अर्निंग इनकी सिर्फ 23 से आनी शुरू हुई है। तो हर एक के सामने वैसे दौर आते होंगे ना, अर्निंग नहीं आ रही है, स्टॉक चढ़ा हुआ है एकदम। मैं ये नहीं करूँगी, मारुति बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन वो दौर हर एक कंपनी के सामने आता है। ऐसे मैं बहुत सारी कंपनी गिना सकता हूँ, लेकिन बदनाम ये हो जाते हैं। तो आप लोगों के सामने एक मुश्किल दौर ये आता ही होगा कि कैसे इसको जस्टिफाई करें। मुझे लगता है नीरज जी, ये कैटेगराइजेशन सही नहीं है कि मिड कैप धोखा देता है, लार्ज कैप नहीं देता है। टेस्ला 40% डाउन है, $300 का शेयर था, $170 है। राइट। आपने सोचा था कोटक पे ऐसा एक्शन हो सकता है और एक दिन लोअर सर्किट लगेगा? एचडीएफसी बैंक के जब नतीजे खराब आए थे Q3 के, तो 20% गिर गया था, 1800 से 1300 रुपए के 1400 के लेवल पे चला गया था। हमने इन्फोसिस के देखे, जब खराब नतीजे आए तो 1600 से 1100 रुपए आया। तो मेरे हिसाब से ये कैटेगराइजेशन कर देना कि लार्ज कैप कम गिरेगा और मिड कैप ज्यादा गिरेगा, सही नहीं है। मेरा मेरा बहुत सिंपल है कि आप अगर किसी सारी गुड न्यूज प्राइस में है और अगर अर्निंग डिसअपॉइंट करेगी, तो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। कम ज्यादा एक्सटेंट हम डिबेट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस देख लीजिए, आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? ऐसे कोई बहुत खराब नतीजे नहीं थे, बट क्योंकि उसका जो वैल्यूएशन है वो रिच है, बाजार का एक्सपेक्टेशन हो गया है कि 30-35% ग्रो करेगा। आप बताइए, 4000 करोड़ का पैट है उसका क्वार्टर का, साल का 16,000 करोड़ प्रॉफिट करती है कंपनी, और बाजार डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसको लग रहा है कि 30%, 35% ग्रोथ नहीं होगी, 25-26% ग्रोथ होगी। तो हाई वैल्यूएशंस का एक ही रिस्क है, जब भी आप थोड़ा भी कम ग्रो करेंगे उस नंबर से, तो बाजार आपको डी-रेट करेगा, जैसे उसने री-रेट किया था। तो एक ही हेज है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, सही वैल्यूएशंस पे सही भाव पे लीजिए। और इस टाइम पे कि यूफोरिया आएगा, हुआ भी क्या है नीरज जी, अब फंड मैनेजर्स की भी गलती नहीं है, इतना प्रेशर है हर 3 महीने 6 महीने में अल्फा का। पिछले 2 साल में कितने फंड मैनेजर्स ने 2020 में 21 में किसने बोला था कि डिफेंस चलेगा, पीएसयू चलेगा, कैपिटल गुड्स चलेगा, रेलवे चलेगा? ये था ही नहीं किसी के पोर्टफोलियो में। कुछ एक फंड मैनेजर्स थे, शायद प्रशांत जैन थे, जो पीएसयूज़ पे काफ़ी कंस्ट्रक्टेड थे, उन्होंने भी 3 साल काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस झेला है उस वजह से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जो ये हम रिएक्ट करते हैं कि क्योंकि हम 1 साल मिस कर गए हैं और हम इस भाव में करते हैं, वो आप डबल गलती करते हैं। तो थोड़ा-सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा ये नियर टर्म जो परफॉर्मेंस प्रेशर है, उसको आपको सोक करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि जब विकेट गिर जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए आपको सोक करना पड़ता है प्रेशर, कुछ टाइम के लिए, कि अभी पिच पे रहना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ये वही स्टेज है, आपको बस थोड़ा-सा अपना जो जो ग्रीड है, जो आपका फोमो है, उससे थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। बिल्कुल, फोमो कंट्रोल करना चाहिए और आगे के जो शेयर की सवारी कर लेते हैं ना, जबकि 30% अगर है तो अब तो इतना ही चाहिए। आपने मेरे को मुंह में खून लगा दिया, इससे कम में तो मैं मानूंगा ही नहीं, वरना गिरा दूंगा। तो बाजार में निवेशकों को भी सबको ये समझना चाहिए कि एक ना सोबर बिहेवियर हमेशा रिवार्डेड होता है। बहुत ज़्यादा हाइपर किसी भी साइड में होंगे तो आप फंसेंगे। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो लेके आते हैं तुरंत, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में लगातार रेगुलेटरी एक्शंस हो रहे हैं और उसकी वजह से स्टॉक्स की पिटाई हो रही है,
सेक्टर को रीरेट करना या नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत क्या है? ताज़ा उदाहरण कोटक बैंक का है। उसमें आरबीआई ने ऑनलाइन बैंक खाता खोलने, क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। मार्च मतलब ये पूरा पिछले 6 या 7 महीने आप जाइए, कोटक के खिलाफ हो चुका है, फिर उससे पहले जीएम फाइनेंशियल, आईएफएल फाइनेंस, पेटीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीएम बैंक, एमएनएम फाइनेंशियल्स और उससे पहले एचडीएफसी बैंक। इन सब के खिलाफ पिछले 6-8 महीने में, एक साल में कार्रवाई हुई है और सब में ये डिजिटल वाला इशू ज़्यादा देखा गया है। गुरमीत, आपसे शुरू करते हैं। आप चूँकि बहुत काम भी कर चुके हैं और इसको बहुत डीपली समझते हैं। ये क्या है? क्या हमारे बहुत तेज़ गति से बढ़ने के चक्कर में लैप्सेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं कि एक दिन में इतने सारे खाते खोल लेने हैं, या फिर उनको लगता है कि ब्रांच खोल के खाते खोलने से अच्छा है कि ऑनलाइन खाते खोले जाए, जल्दी जल्दी ग्रो किया जाए? ये वाली दौड़ में, अंधी दौड़ में फंस गए? क्या है खेल ये पूरा? नीरज जी, इसके दो नजरिए हैं। पहला है कि ग्रोथ बहुत फास्ट हुई है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है डिजिटल ट्रांजैक्शंस का, बहुत फास्ट पेस पे बढ़ा, और बैंक्स को ना एनबीएफसी से कम्पीट करना पड़ रहा था 2 साल 3 साल पहले। बजाज फाइनेंस, आप जाइए टाटा क्रोमा के स्टोर पे, 1 मिनट में आपको 1 लाख का लोन दे देता था। बैंक आपसे प्रॉपर साइन कराता था। तो बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई है, इसको यूपीआई ने और गवर्नमेंट के डिजिटल इंफ्रा ने भी एड किया है। तो इस जब भी इतनी फास्ट ग्रोथ होगी, आप कैचअप करने में परेशान होंगे। मुझे याद है 2006-7 के बुल साइकिल में इतने फोलियोज खुलते थे कि कैम्स और कार्वी में बहुत प्रॉब्लम हो जाता। वो एक-एक एनएफओ आता था 5-5 हज़ार करोड़ का। मैं 2007 की बात बता रहा हूँ आपको। एक-एक एनएफओ में म्यूचुअल फंड के 5,000-6,000 करोड़ इकट्ठा हो जाता। और उस ज़माने में एंट्री लोड भी होता था, 2.5% का। अभी तो बहुत कम एक्सपेंस और बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो गया है म्यूचुअल फंड। तो मुझे लगता है एक ग्रोथ है। दूसरा मुझे लगता है बैंक का एक इंटरप्रिटेशन है कि मुझे इतना जो हमने किया है वो सफिशिएंट है। एक वो इंडिया में एक थोड़ा-सा हम जिसे कहते हैं चलता है एटीट्यूड है कि हाँ, ठीक है, थोड़ा आउटेज हो गया, थोड़ा नेट बैंकिंग डाउन है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि ये सारे बैंक्स में हो रहा है। आप किसी भी बैंक की साइट को मंथ एंड पे चेक करिए, कोटक है, एचडीएफसी है, फ्रीक्वेंट आउटेज आपको दिखेगा। और मुझे आरबीआई की जो थोड़ी टोन थी नीरज जी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगी। इसका ये मैसेज सिर्फ कोटक के लिए नहीं था, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए था। उन्होंने वो 5 एरिया भी बताए। अगर आप उनका नोटिफिकेशन देखें, उन्होंने बोला आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट में इश्यू है, यूजर एक्सेस में इश्यू है, आपका वेंडर मैनेजमेंट में इश्यू है, डेटा सिक्योरिटी में इश्यू है। तो उन्होंने बेसिकली जो हम कोर बैंकिंग सीबीएस का जो ऑडिट करते हैं, उन्होंने पाँचों चीज़ों में बताया और बोला कि 2 साल के एंगेजमेंट के बावजूद भी रिस्पॉन्स ठीक। तो मुझे लगता है बैंक को थोड़ा-सा इंटरप्रिटेशन इसका दूसरे लेवल पे ले जाना पड़ेगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और सब्सटैंशियली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी बुक है नीरज जी, व्हाट गॉट अस हियर वोंट गेट अस देयर। तो अभी तक जो हो गया है ठीक है, अगर जो हिसाब से ग्रोथ हो रही है आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हो रही है। तीसरा मुझे लगता है कि एक कहीं न कहीं बैंक्स को ये समझना चाहिए। मैंने एक मल्टीनेशनल बैंक में काम किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन लगता है। आप सिटी का हिस्ट्री उठाइए, बार्कलेज का हिस्ट्री उठाइए, बैंक ऑफ अमेरिका हिस्ट्री उठाइए, क्रेडिट किसी का भी हिस्ट्री उठाइए पिछले 10 साल का, और आप फाइन देखिए उनको कितना लगा है रेगुलेटर से, मल्टीपल इश्यूज। मुझे लगता है आरबीआई अभी भी उतना सख्त नहीं है जितना फॉरेन रेगुलेटर्स है, और हमें अगर 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर का जर्नी ड्रीम करना है, तो ये अपनाना पड़ेगा। तो डिजिटल ग्रोथ को मैच करने के लिए आईटी स्पेंड बढ़ना पड़ेगा। सेकंड, मुझे लगता है एचडीएफसी ने पिछले, जब से उनको वार्निंग मिली थी, उन्होंने उस पे थोड़ी-सी तरक्की ज़रूर करी है। ब्रांच नेटवर्क बहुत एक्सपैंड किया है, ताकि जो मॉडल हो वो डिजिटल हो, सारा लोड डिजिटल पे ना आए। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है, और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेरे हिसाब से, अभी तो आप देखिए कोटक को वार्निंग अगर मिल रही है, तो आप सोचिए पीएसयू बैंक्स का क्या हाल होगा। थोड़ा-सा पीएसयू बैंक्स में एक ये मुझे बहुत रेड साइन लगता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कभी भी कोई डिजिटल फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा-सा जब हम ये इन्वेस्ट करने का सोचते हैं पीएसयू बैंक्स में, ये रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क और ये जो डिजिटल साइबर रिस्क है, ये बहुत बड़ी रिस्क है, इसको ध्यान देना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि पूरा अगर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी पे डिपेंडेंट हो गया है और उससे ईज़ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग बहुत सारे बैंकों के इंटरफेस की बहुत तारीफ मैं खुद ही करता हूँ कि क्लिक क्लिक पे सारा काम हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे। जैसे जो गुरमीत कह रहे हैं कि वो वर्डिंग उनकी जो लेटर की है उसमें लिखा है कि 2 साल से हम सीनियर मैनेजमेंट से इन कन्वर्सेशन है, उसके बावजूद नहीं सॉल्व हो रही। ये लाइन सीनियर मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं आप और फिर भी नहीं हो रही, तो ये बहुत सीरियस है। आपका क्या अनुभव कहता है कि ये एक पूरे सिस्टमिक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है क्या, कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पे? नहीं, मुझे लगता है, मैं इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया, मैंने लोगों से बात भी करी सेगमेंट में, क्योंकि इंटरेस्ट है हमारे पोर्टफोलियो में। मैं पहले बता देता हूँ, ना बाय सेल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में। कोटक बैंक नहीं है काफ़ी टाइम से, तो
मेरा कोटक बैंक पे व्यू इतना नहीं जितना मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ये जो आरबीआई का एक्शन है ये बड़ा क्लियर एक्शन है और लोग इसको समझ रहे हैं कि डिजिटल बैंकिंग की तरफ से, पर ये डिजिटल बैंकिंग से लेना देना नहीं है। ओके। आप अभी रिपोर्ट आई है आरबीआई की कि पिछले साल 2023 में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 2700 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड हुए हैं। ओके। ठीक है, वो आरबीआई वॉच कर रहा है, वो डेटा दे रहा है आपको। और वो कहाँ हुए हैं? बैंक्स के थ्रू हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि बैंक्स फ्रॉड को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ओटीपी बेस्ड। उन्होंने आरबीआई ने कहा कि बैंक्स को कि पहले आपको 2 फैक्टर ऑथराइजेशन करना है, ऑथराइजेशन। बैंक ने कहा ठीक है, 2 फैक्टर क्या है? ओटीपी कर देते हैं। ओटीपी दुनिया का सबसे बेकार सिस्टम है 2 फैक्टर ऑथराइजेशन के लिए। अभी भी जो आप देखिए, जो जामतारा इंसिडेंट जो भी है, वो क्या होता है? वो आपको बहला फुसला के आपसे ओटीपी ले लेगा और ओटीपी से बैंक की साइट पे वो कर देगा, क्रेडिट कार्ड या डायरेक्ट बैंक पे। बैंक ने कुछ नहीं किया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। कर सकते हैं, नहीं किया। और ये एक बड़ी पॉलिटिकल इशू बन रहा है कि सीनियर सिटीजन, जो वल्नरेबल सिटीजन्स हैं, वो फंस रहे हैं इसमें। मैसेज आते हैं, ओटीपी दे दीजिए, ओटीपी। सिर्फ ओटीपी पे वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चल रहा है। अब आरबीआई ने बोला है कि भाई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको सिर्फ ओटीपी नहीं है, उसके आगे भी सोचिए, ऑथेंटिकेट करिए। तो जो आरबीआई का एक्शन है कोटक बैंक पे और दूसरे बैंक्स पे भी आएगा, वो इसलिए आएगा कि आप फ्रॉड प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप बड़े बैंक हैं, 3 टाइम के बुलटिबल पे टरते हैं, पर बड़ी शर्म की बात है कि एक रेगुलेटर ने आपका बिजनेस बंद कर दिया। और मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता कि क्यों कोई एनालिस्ट इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, क्यों मैनेजमेंट को सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कि आपका बैंक दुनिया का सबसे ज़्यादा मल्टीपल पे ट्रेड करता है। आप यूएस चले जाइए, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन 1-1.5 टाइम के मल्टीपल पे मुश्किल से। चाइना में आधे टाइम के बुक वैल्यू मल्टीपल पे चलते हैं, हमारे बैंक चलते हैं 2.5 टाइम, 3 टाइम। उस एनवायरनमेंट में जब आपके ऊपर इतना मल्टीपल दिया जा रहा है, आपका बिजनेस आरबीआई बंद करे क्योंकि 2 साल से आप फ्रॉड प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो आपका कोर बिजनेस है। एग्जैक्टली, बहुत बहुत सीरियस और बात है। दुनिया को आप ज्ञान देते हैं हर तरह से कि हम कितने बड़े हैं, हम कितने ग्रेट हैं, और आपको एक छोटा काम है कि आपको फ्रॉड को प्रोटेक्ट करना है, आपका जो कस्टमर है उसको प्रोटेक्ट करना है। जो आप किसी भी बैंक का, आप अगर किसी बैंक में, तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि बैंक मुझे प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एब्सोल्युटली आपका बिजनेस रिस्क पे है, क्यों नहीं होगा। तो ये जो, और एक दूसरा आरबीआई का इनके साथ ग्रज ये है कि एक तरफ फिनटेक कंपनीज हैं और बैंक्स का एक एरोगेंट अप्रोच है कि फिनटेक कंपनीज को कुछ नहीं आता, हमें सब आता है। तो आप जितनी भी फ्रॉड की प्रॉब्लम देख लीजिए, फिनटेक कंपनी में कोई फ्रॉड की प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी, बैंक्स में है, क्योंकि उन्होंने अडाप्ट ही नहीं किया फिनटेक को। और आरबीआई काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है कि सैंडबॉक्स में डाल के फिनटेक और बैंक को डाल के हम एक सैंडबॉक्स बनाए जिसमें कि नए प्रोडक्ट, नए स्टैंडर्ड्स, लेंडिंग स्टैंडर्ड्स, फ्रॉड प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स निकले। बैंक्स उसमें कुछ नहीं करते हैं, सारे बैंक्स की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने देखा ये। तो ये पूरी की पूरी गलती है, ये सारे बैंक्स के सारे सीनियर मैनेजमेंट की है। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं करें। और फिर से अगर इस इवेंट के बाद भी अगर किसी को नोटिस आए, तो मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स को वो स्टॉक से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए और निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो जो बैंक का सीनियर मैनेजमेंट है उसको कोई केयर नहीं है अपने कस्टमर्स के लिए, और पैसे बना रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं। 17,000 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट है, और आप कह रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता आईटी में, फ्रॉड प्रोटेक्शन में। ये क्या तुक है इसमें? और आपका स्टॉक चल रहा है 3 टाइम के मल्टीपल पे अभी भी, और एनालिस्ट अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो अभी थोड़े दिन की बात है, फिर सब कैसे हो जाएगा भाई? नहीं, आप वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एनआईएम कमांड करते हैं बिल्कुल। तो आप उसको क्यों नहीं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अंडर इन्वेस्टेड है, एक्चुअली। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ही नहीं है। बहुत ही बेसिक लेवल का टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है अभी भी, और ये जो रिस्क है ये बढ़ रहा है। ये सोचने की बात है इन्वेस्टर्स के लिए भी और बैंक्स के लिए भी कि इसको नज़रअंदाज ना करें। ये रेगुलेटरी रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है। नहीं, और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ध्यान देने की, क्योंकि जिस तरह से बैंकिंग अब बढ़ रही है, हर आदमी मोबाइल बैंकिंग कर रहा है, हर आदमी के पास पैसे हैं, और वो उसको लगता है कि ओटीपी आ गया मतलब सबसे सेफ़ है, क्योंकि ओटीपी मेरे ही पास आ रहा है। लेकिन अगर वो भी वल्नरेबल है तो ये बहुत चिंता की बात है। और देश का सबसे प्रतिष्ठित बैंक अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो छोटे मोटे उसमें उनको तो कंप्लेंट करना भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि आज पहले उनसे कराओ जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। संजय जी, ये जो पूरे सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम बन गई है। इवन पेटीएम बैंक में आपको बताऊं, पेटीएम बैंक में नए अकाउंट खोलने के लिए बहुत प्रमोट किया गया, उनके लिए लोग रखे गए कि आप फटाफट बैंक अकाउंट खोलिए और जिसके साथ वो क्लब कर दिए जाएँ।
तो उनको कुछ पैसे कमीशन के मिलते थे। उन्होंने अपने नीचे भी एक आदमी रख लिया कि मेरे को 300 मिल रहे हैं, 150 तुम लो यार, तुम खोलो, मैं घर पे बैठा रहूंगा, और दनादन खोलो। ये हाल पेटीएम पेमेंट बैंक ने हुआ है। उसके बाद ये स्थिति बनी कि साहब आपके तो सीरियस लैप्सेस हो रहे हैं। तो सर ये मतलब बड़ा है तो चिंता की बात हो रही है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए और कंज्यूमर के लिए भी। संजय जी। तो देखिए नीरज जी, हमारे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले पहल ली उनकी एसेट और लायबिलिटी बुक को साफ करने के लिए। हम लोगों ने देखा पहले फेज में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो ट्रीटमेंट थी वो कहाँ से आ रही थी। बैंक प्रॉफिटेबिलिटी को चेज करने के चक्कर में अनाप शनाप लोन दिए जा रहे थे, उसके रिकवरी पर उतना ध्यान नहीं था, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज हम फोन बैंकिंग को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि उसके कारण कुछ ऐसे लोन दिए गए जो नहीं देने चाहिए थे। लेकिन खैर जो भी कारण रहा हो, कड़ाई के कारण आज अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर की बुक काफी हद तक क्लीन हो गई। लेकिन जो ग्रीड है बैंकिंग सेक्टर का, वो वहां से शिफ्ट करके इधर शिफ्ट हो गया कि ज्यादा से ज्यादा अपनी कासा रेशियो को बढ़ाया जाए, किसी भी तरीका से डिपॉजिटर को या क्लाइंट को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। और इस प्रोसेस में बहुत सारी गलतियां हो रही थी, जिसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि उसने अपने स्टेटमेंट में कहा, पहले भी उसने बताया है कि वो कभी भी एक झटके में आपको करेक्टिव एक्शन के लिए नहीं फोर्स करता। वो आपको काफी समय देता है ताकि आप खुद से करेक्टिव एक्शन ले ले। जब ये सारे ऑप्शन क्लोज हो जाते हैं तो जाकर वो एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, जैसा कि उसने जितने सारे इंस्टीट्यूट आपने दिए नाम, अगर वो पेटीएम रहा हो, आईएफएल रहा हो, जेम रहा हो, अभी हाल के में अगर कोटक बैंक रहा हो, तब उन्होंने एक्शन लिया। तो इस एक्शन के मेरे ख्याल से दो परिणाम होते हैं। एक तो ये कि वो इन प्रोसेसेस को सुधारने के लिए इन इंस्टीट्यूशन को अब बिल्कुल फोर्स कर देती है कि अब आपके सामने और कोई चारा नहीं है, आपको ये प्रोसेस सुधारना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो इससे ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शन से, वो होता है उसके डेमोन्स्ट्रेशन का। जब आरबीआई ने एनबीएफसीज पर कड़ाई की, तो सिर्फ ये नहीं थे कि जो अफेक्टेड एनबीएफसीज थे उन्होंने अपने प्रोसेसेस ठीक ठाक करने में अपने एफर्ट्स लगा दिए। पूरी एनबीएफसी सेक्टर जो है उसने अपने प्रोसेसेस को सुधारना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये गाज कल मेरे ऊपर तो ना गिरे। इस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्शन प्राइवेट सेक्टर के तीसरे सबसे बड़े बैंक के ऊपर हुआ है, तो उसका डेमोन्स्ट्रेटिव है, जो उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है उस एक्शन का, वो पूरे बैंकिंग सेक्टर में रहेगा। और मेरे ख्याल से इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा अपने बैंकिंग यूजेज में ला रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि हमारे प्रोसेसेस अब पहले से ज्यादा सुचारू हो जाए। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सही टाइमली ये एक्शन रहा, और किसी एक इंडिविजुअल बैंक पर ये असर नहीं होगा, हमारे ख्याल से पूरे बैंकिंग सेक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर, मैं तो इसके लिए आरबीआई को कांग्रेचुलेट करूंगा। आप खाली एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, हर दिन आप बीएससी के एक्सचेंज में आप देखिए तो कोई ना कोई एक ऐसा नोटिस आता है कि फलाने बैंक के ऊपर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा क्योंकि उन्होंने केवाईसी को ध्यान नहीं दिया था। इस तरह की वो खबरें मार्केट इग्नोर कर देता, ध्यान ही नहीं देता कि अरे यार ये इसी केवाईसी के चक्कर में तो इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं। अभी 2 दिन पहले एमएनएम फाइनेंस के नॉर्थ ईस्ट में 150 करोड़ रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। कैसे हो रहा था यार, कैसे पता नहीं चला? तो इसका मतलब सीरियस लैप्सेस चल रहे हैं, और आरबीआई मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे रेगुलेटर हमारे यहाँ जो बहुत सही समय पे इस सब चीज़ों को वार्न कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने रखा था कि चाहे जितना बड़ा बैंक हो चाहे जितना छोटा बैंक हो, आरबीआई की नज़र में कोई भेद नहीं, वो सबके खिलाफ एक साथ एक तरीके की कार्रवाई करेगा और करना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें रेगुलेटर तो है ही हमारा सतर्क, बैंकिंग इंडस्ट्री को दोबारा रीथिंक करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आप एक सेफ बैंकिंग दे पाएंगे। सर एक छोटा सा मैं ब्रेक लूँगा, और ब्रेक के तुरंत बाद आके हम ये डिसाइड करेंगे, ये डिस्कस करेंगे रादर कि वोडा इंडिया में क्या हो रहा है, और उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है कि क्या मेटल का बुल रन शुरू हो चुका है। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं।
Still keeping inventory for 30 days? Get in touch with experts. Om Logistics Limited, making business simple. झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, हमने हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया है। हमें क्या मिलेगा? दूसरा, हम एम्प्लॉय बेनिफिट में इन्वेस्ट करेंगे। अरे अब बता भी दो क्या मिलेगा। और तीसरा, हम LIC के ग्रुप फंडेड प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सब कुछ मिलेगा। अब लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी और पेंशन के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। जी हाँ, LIC पेंशन एंड ग्रुप स्कीम में ही है एम्प्लॉइज का असली फायदा। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। जियो एयर फाइबर, टीवी चैनल्स की बहार, OTT की भरमार, कनेक्ट करो कुछ भी, वाईफाई ऑलवेज तैयार। बात बन जाए, बात बन जाए। Rajnigandha Wires and Cables, connecting people to power. एक बार फिर से स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा में। मार्केट का इंसाफ, इस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कई अलग अलग विषयों पर। अब एक विषय आता है कि पिछले हफ्ते की एक बड़ी घटना हुई। वोडाफोन आइडिया में बहुत पैसे जुटाए, 20,000 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए के FPO उन्होंने कंप्लीट किया सक्सेसफुली, और 2,000 करोड़ रुपए प्रमोटर की तरफ से डाले गए। क्या हुआ, मतलब क्या वोडाफोन के जरिए हम पूरी टेलीकॉम की स्टोरी को समझें कि यहाँ पे डुओपोली नहीं, 3 प्लेयर कम से कम रहेंगे बड़े जी। और वोडा आइडिया को एक नई लाइफ मिल रही है? आई थिंक शॉर्टर लाइफ तो ज़रूर मिल रही है, क्योंकि 18,000 करोड़ कम पैसे नहीं होते इस एनवायरनमेंट में। जब आपके क्वार्टरली लॉसेज हैं, पिछले क्वार्टर 6,000 करोड़ का लॉस था, फिर उसके पहले 8,000 करोड़ का लॉस था, तो वो लॉस की भरपाई करने के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो कंपनी अकाउंटिंग वाइज इंसॉल्वेंट कंपनी बन जाएगी। ऐसे एनवायरनमेंट में जब आपके पास 2.5 लाख करोड़ का बोरोइंग्स हैं, हाँ, और उसमें आपको देना है, बैंक्स की भी है, उसमें सरकार की भी है। चलिए आप कहें सरकार शायद रिस्ट्रक्चर कर दे थोड़ा कि आप अभी मत दो, 5 साल बाद दे देना, पर बैंकों की कर्जदारी है। दूसरी तरफ अब उनका प्लान है कि हम 5G में कुछ एरियाज़ में जाएंगे, पर 5G में जाने के लिए आपको जो कैपेक्स करना है उसके लिए पैसे लगेंगे। और अभी का जो बिज़नेस है, वोडाफोन की मैं बात कर रहा हूँ, वो है लार्जली 2G का बिजनेस। और 2G का बिजनेस मुझे लगता है गवर्नमेंट फेज आउट कर देगी, क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन है ये कहते हुए कि 2G का बिजनेस चल रहा है, इसकी वजह से 4G और 5G प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो एक वो भी प्रेशर है कि 2G का बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, और उसमें एनीवे 50 रुपये का आरपू है उसमें रफली, और उसकी वजह से वोडा आइडिया का जो आरपू है वो करीब 145 रुपये का है, जियो का 180 के ऊपर, और जियो पूरा 4G पे है, और एयरटेल का उससे भी ज़्यादा है, दूसरी तरफ 200 के पार है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो वोडाफोन है ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिटेबल टेलीकॉम सेक्टर को। वो तो ग्रो हो रहा है और उसको अपना मल्टीपल मिल रहा है, जो हम देख रहे हैं एयरटेल के प्राइस में, और जो हम रिलायंस का डिड्यूस प्राइस है जियो की ओनरशिप में, उसमें हम देखते हैं। पर वोडा एक बहुत ही एक जो अभी एंथुजियाज्म है लोगों का, यही कि एक टर्न अराउंड स्टोरी है। जो मैंने समझा है, मुझे नहीं समझ आता कि वो कहाँ से टर्न अराउंड होगा, कैसे होगा, क्योंकि लॉस तो बन रहे हैं और हर महीने उनके लॉस हो रहे हैं सब्सक्राइबर्स के। पिछले क्वार्टर में देखा 45 लाख करीब कस्टमर चर्न आउट हो गए। तो अगर 150 रुपये, 145 रुपये के सामने मुझे 180 रुपये का जियो या 200 रुपये पे वो मिल रहा है, तो मेरे लिए इतना बड़ा गैप नहीं है कि मैं स्विच ना करूं। और जितने लोगों को मैं जानता हूं, मेरे आसपास के अगर मैं 100 लोगों से पूछूं तो शायद 2 के पास वोडाफोन आइडिया का कनेक्शन होगा। तो इतना एम्पेरिकली मैं देखूं तो मुझे नहीं समझ में आता कि इन्वेस्टर्स का क्या एक्सपेक्टेशन है वोडा आइडिया से, या कहाँ से वो रिकवर हो जाएगा। एक ही एक उम्मीद है कि सरकार अपना जो डेट है या तो उसको रिस्ट्रक्चर कर दे या कुछ कर दे, या टैरिफ हाइक 1-2 बार कम से कम हो जाए तो कुछ पैसे बने। टैरिफ हाइक से जो दूसरी कंपनीज है उनको और ज़्यादा फायदा होगा, और ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, उनकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी इन्वेस्ट करने की, और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में है ना आप, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका गारंटीड आपकी मोनोपोली है उस मार्केट में।
दूसरी तरफ जो बड़े प्लेयर बैठे हैं वो तो आपके जो कस्टमर हैं उनको लिए जा रहे हैं। तो इस एनवायरनमेंट में जब आपका टैरिफ बढ़ गया पर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके कस्टमर्स को लिए जा रहे हैं, तो आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाके कस्टमर कम हुए जा रहे हैं, लॉस बढ़े जा रहा है, तो अब 18,000 करोड़ कब तक चलेगा? कैसे चलेगा? हाँ, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन चलेगा। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने पहला सवाल पूछा था कि मिड कैप क्या महंगे हो गए हैं, रैली चल रही है। हमारे भी कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो बोलते रहते हैं कि अब मिड कैप बहुत महंगे हो गए हैं, थोड़ा बेच देना चाहिए उसे। वो सब एफपीओ में पार्टिसिपेट किया सबने, तो मैंने मैंने उनको पूछा कि भाई आप मुझे समझे थिंकिंग बता दीजिए, हो सकता है आपका डिसीजन राइट है कि आपको जो प्रॉफिटेबल मिड कैप है वो 40-50 टाइम पे महंगे लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसका अभी कोई फ्यूचर नहीं लग रहा है, उसमें आप एफपीओ में लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? तो ये भी एक इन्वेस्टर्स की बड़ी अलग थिंकिंग। आपने मुझे छेड़ दिया आपने, देखो अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि जो आदमी को लगता है यार कंपनी चले न चले 15-20 रुपए स्टॉक हो जाए, मैं बेच हाँ, के बस निकल वही है, जाऊंगा। बस वही है। फीलिंग और ये होती है। वो प्राइस का गेम है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, एचएनआई इन्वेस्टर्स भी है, हाँ। वो प्राइस को देख के डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है। अगर स्टॉक चल गया तो अच्छी कंपनी है, नहीं चला तो खराब कंपनी है। और बीच में लगता है कि आपने बिल्कुल जैसा कहा कि अच्छा चलो पेनी स्टॉक है ना, तो 20 रुपये बन जाएंगे, पर वो कैसे बन जाएंगे? मतलब वो छः बनने की संभावना मेरे हिसाब से ज़्यादा है। और मेरा अगेन बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ना पोर्टफोलियो में स्टॉक है, बट एक कंसेप्चुअल लेवल पे हम बात करें कि जो कंपनी की स्थिति है उसमें प्राइस कम होने की संभावना ज़्यादा है, बढ़ने की संभावना कम है। पर एक इंटरेस्ट, एक पता नहीं क्या, उसी जो इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि मिड कैप बहुत महंगे हैं, वही इसी में इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट ये एक पहेली है। अच्छा, जो जिस भी स्टॉक का यहाँ नाम किसी का भी पूरे शो उधरा लिया जाए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एग्जांपल समझाने के लिए। गुरमीत सर, ये होप ट्रेड है क्या, या लगता है कि टर्न अराउंड हो सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि 3 प्लेयर रहे, बिरला जी स्वयं देखिए लिस्टिंग के दिन पहुंचे थे, ये सब जेस्चर्स दिखाते क्या है? क्या आपको क्या लग रहा है? मार्केट को कैपिटल चाहिए, जेस्चर से नीरज जी ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आप देखिए 40 करोड़ के ऊपर सब्सक्राइबर थे मर्जर के टाइम, अभी कुछ 21 करोड़ रह गए हैं, तो 20 करोड़ सब्सक्राइबर आपने लूज कर दिए। आपका आरपू जैसा अभय जी ने बोला 145 रुपए है, तो थोड़ा सा इस पैसे से क्या होगा, एक फायदा होगा, इसके बाद डेट रेजिंग भी थोड़ी सी हो जाएगी, तो जो 18,000 करोड़ है ये शायद 40,000 करोड़ हो जाएगा अगर आप डेट रेजिंग कर पाए, तो कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी उस समय के लिए, अनलेस एंड अनटिल रिमार्केबल इंक्रीज हो। और क्योंकि अभी उनको 4G साइट डेवलप करनी है, 5G लॉन्च ही नहीं किया है, हालांकि 5G का बहुत ज्यादा मोनेटाइजेशन जियो और भारती भी नहीं कर पाए। दूसरा मैं आंकड़ों पे आता हूँ, उनका जो कैश एबिटा है नीरज जी, वो 8 से 9,000 करोड़, थोड़ा टैरिफ हाइक हो जाएगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 2 लाख करोड़ से ऊपर का डेट है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। तो 18,000 करोड़ से आपको कहते हैं जो प्रॉब्लम है वो टल गई है कुछ टाइम के लिए, गोइंग कंसर्न रहेगी। तो अगले 3 साल के अगले साल वो मॉरेटोरियम भी खत्म हो रहा है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने दिया था स्पेक्ट्रम ड्यूज को लेके। अब गवर्नमेंट क्या ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करेगी, वो अब उसके बारे में मुझे पता नहीं है। अगर करेगी तो फिर इक्विटी डाइल्यूशन होगा। और आप देखिए 36 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वोडाफोन में, मतलब रिटेल को हम मानते हैं जिनका 2 लाख से ऊपर का निवेश है। रिलायंस में शायद 30 लाख होंगे, हाँ पिडिलाइट और एशियन पेंट्स में होंगे नहीं। तो ये मुझे लगता है बहुत लोगों ने पूरा बुल मार्केट ये वोडाफोन, जी और ये सब के टर्न अराउंड में वेस्ट कर दिया है, जबकि बाजार में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज थे, फंडामेंटल आइडियाज थे जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से दूर रहना चाहिए। टर्न अराउंड होता है अच्छा, गवर्नमेंट चाहेगी तीनों। आप भारतीय देखिए कितना अच्छा कर रहा है, इंडस्ट्री लीडर है, कुछ आरपू बढ़ रहा है। अभी हमने देखा जियो ने ग्लोबल ट्रैफिक कैरियर नंबर 1 हो गया, चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ा है। करीबन तकरीबन 20-22 जीबी पर मंथ का हमारा डेटा कंजम्पशन है, तो टेलीकॉम बहुत बड़ा बैकबोन है। तो मुझे लगता है आप टेलीकॉम प्ले करिए, जियो और भारती के थ्रू प्ले करिए, और पैसा का प्रमोटर डालता है, ये अमाउंट मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, ये मेरा कैलकुलेशन है। आगे और कैपिटल आता है तो देखा जा सकता है। ये देखिए जीक्यूजी इंडिया का सबसे इस वक्त बुलिश व्यक्ति है या फंड है जो हर जगह पैसे लगाते हैं, कोई भी चीज निकले उसमें जीक्यूजी जरूर इंटरेस्टेड होते हैं, और मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स। तो क्या टेलीकॉम सेक्टर में वाकई बहुत बज़ बन रहा है क्या संजय सर? मेरे ख्याल से देखिए हमारी जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है भारत में बहुत ही कम है। आंकड़े हमारे सामने हैं। वोडाफोन का अगर 145 है तो जियो का 180 के आसपास, और भारती एयरटेल का करीब 212 के आसपास। अगर आप जो बड़ी-बड़ी हमारी जो 2 बड़ी मोबाइल कंपनीज हैं, उनका वक्तव्य आप सुने तो वो सब उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद मोबाइल की जो रेट्स हैं
वो ऊपर जाएँगी और सब चाहते हैं कि वो करीब ₹300 के आस-पास जाए एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। डेटा कंज़म्पशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है और अब मोबाइल हमारे लाइफ़ का एक बिल्कुल सोचिए कि ब अनिवार्य हिस्सा बन गया है। तो टेलीकॉम सेक्टर में भारत में तो बहुत ही अपॉर्च्युनिटी है, खास करके इसलिए क्योंकि भारत ने फिक्स लाइन से सीधे ही ग्रेजुएट कर लिया मोबाइल की तरफ। बीच का कोई बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरिया हैं जहाँ पर कि आज भी लैंडलाइन पहुँचा नहीं लेकिन मोबाइल पहुँच गया। तो अपॉर्च्युनिटी तो ज़रूर है। रही बात किसी कंपनी को रिवाइव करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि देखिए कभी-कभी कुछ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है कुछ संस्थाओं को। पूरे अगर आप लिस्टेड मार्केट में भी देख लें, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि सही समय पर अगर पैसा उठा पाईं, तो उनके फॉर्च्यून्स रिवाइव हो गए। अगर हम वोडाफ़ोन का ही एग्ज़ाम्पल देखें, तो उसके लिए ये जो आउटस्टैंडिंग डेट है, उसमें तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का है जो हिस्सा है, वो तो सरकार का है। और अगर सरकार उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए राज़ी हो जाती है, तो इंस्टीट्यूशन का डेट तो करीब सिर्फ़ 8,000 करोड़ के आस-पास। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, तो ये जो फंड रेज़ हुआ है, ये काफ़ी है उनके लिए इस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को पूरा करने के लिए अगर वो सरकार के डेट को किसी और तरीके से हैंडल करे। और ऑब्वियसली सरकार अगर अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करती है, जी। किस रेट पे करेगी और कब करेगी उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो भारत में ये है कि हम सिर्फ़ 2 टेलीकॉम कंपनीज़ पर निर्भर हो जाएँ, क्योंकि बीएसएनएल का मार्केट शेयर अगर आप अभी देखें, तो वो जस्ट अबाउट 8% के आस-पास है। तो यानी कि इन तीनों प्लेयर्स का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक लीज़ ऑफ लाइफ़ मिला है, तो अपने सब्सक्राइबर बेस को एरोड होने से अगर वो रोक लेता है और अपनी आरपू को बढ़ाता है, तो हो सकता है कहानी कुछ और। सकती है। ये इंटरेस्टिंग है कि भई अब सब कुछ ओपन है और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ख़ैर, ये हमने चर्चा इसलिए की क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा है कि वोडाफ़ोन में क्या होने वाला है। अच्छा, अब मेरे पास 6 मिनट हैं, हाँ 2 मिनट आपके लिए। हाँ। मेटल में बुल रैली चल रही है क्या? नहीं, मेटल में बहुत सॉलिड बुल रैली है और मुझे लगता है एक साइक्लिकल रिवाइवल हुआ है। सी मेटल्स की जो साइकिल होती है कमोडिटीज़ की जनरली वो लंबे समय की होती है। वॉलेटिलिटी आप छोड़ दीजिए, वो तो कुछ सी रूट बंद हो गया, वो सब हो गया, उसके हिसाब से चलती रहती है। पर जो स्ट्रक्चरल रैली अभी चल रही है वो मुझे लगता है चलेगी अभी, और इसका 2 कारण हैं। एक तो जो सप्लाई साइड है वो कम हुई है, क्योंकि काफ़ी ऐसी कैपेसिटीज़ थी जो प्राइस गिर गए थे इतने कि वो अनवाइबल हो गई, पुरानी कैपेसिटीज़ वो बंद हो गई। और हमेशा ऐसे ही होता है कि बॉटम ऑफ द साइकिल पे कैपेसिटी कम हो जाती है, तो सप्लाई कम हो जाती है। तो एक ऐसे इन्वायरमेंट में हम आ गए कि सप्लाई कम हो गई। दूसरे, डिमांड जो है वो पिकअप है। चाइना में मैं जितना डेटा अभी देखा पिछले 1-2 महीने में, 3 महीने में, एक वापस रिवाइवल है कंज्यूमर डिमांड का, और उसकी वजह से काफ़ी कैपेसिटी जो है जो चाइना डंप कर रहा था ग्लोबल मार्केट्स में, वो अब चाइना में ही यूज़ हो रही है। तो इसकी वजह से अभी भी मैं कहूँगा ये अर्ली टू मिड स्टेज है प्राइस इंक्रीज का मेटल्स में और कमोडिटीज़ में, क्योंकि अभी भी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो स्पाइक करते हैं प्राइसेस का, वो अभी नहीं आए हैं। अभी नहीं जो आए। गोल्ड में आए थे, गोल्ड में आए हैं, तो प्रेशियस मेटल्स में हमने देखा कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है, पर वो इन कमोडिटीज़ में नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है ये पिकअप चलेगा, ग्रेजुअली चलता रहेगा, और इसकी वजह से जो काफ़ी कमोडिटी प्लेयर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं मेटल्स के, उनको फ़ायदा होगा। आप अर्निंग्स में इंक्रीज देखेंगे, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी, मुझे लगता है आप कह रहे हैं ये बुल रन चल रहा है, ये बोल रहे हैं, ये प्राइस हर एक को ये एज्यूम करना चाहिए कि जो प्राइस बढ़े हैं ये बढ़ते रहेंगे। बढ़ते रहेंगे। गुरमीत जी, दुनिया के जो 2 बड़े ट्रेडर हैं, ट्रैफिगेरा और ग्लेनकोर, उनके सामने एक चुनौती आ गई है। कुछ तेल वाले बड़े ब्रोकर और ये सब लोग भी अब कमोडिटी डेस्क बना रहे हैं, अपनी मेटल में खेलेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात मुझे लगी कि यार ये लोग भी आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ है, क्योंकि उनको लगता है कि कॉपर, ट्रैफिगेरा तो ये कह रहा है कि कम से कम 1 मिलियन की शॉर्टफॉल हो जाएगी अगले 4 सालों में कॉपर की, स्पेशली कॉपर, क्योंकि वो ईवी में भी लग रहा है, डेटा सेंटर में भी लग रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी लग रहा है। तो ये एक बम्पर रैली बन रही है, और प्लस पूरा एशिया, वियतनाम, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, सब जगह इंफ्रा पुश चल रहा है। तो ये माना जाए कि ये बुल रन है या सिर्फ कुछ समय के लिए है ये? नहीं, कमोडिटी में आपको थोड़ा टैक्टिकल होना चाहिए। मैं हमेशा से मानता हूँ आप 10 साल 5 साल होल्ड नहीं कर सकते, और थोड़ा आपको जाना पड़ेगा कमोडिटी वाइज। एक बहुत अच्छा रिपोर्ट है सीएलएसए का, हमारे पास समय नहीं है तो मैं आपको बताता कि स्टील में कैसे प्रॉफिट जो है माइनर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कन्वर्टर्स में नहीं शिफ्ट।
बहुत अच्छी रिपोर्ट है, अगर मैं आपसे ऑफलाइन शेयर भी करूंगा। सिमिलरली आपने बोला कॉपर में डिमांड स्ट्रक्चरल है, मुझे लगता है लंबे समय तक डिमांड होने वाली है। अब प्राइसेस भी बढ़े हैं 8,000 से करीबन 8600 $8700 पर टन। एल्यूमिनियम में थोड़ा क्योंकि यूनान प्रोविंस में इशू हुआ है, वहाँ पे प्राइसेस बढ़े हैं 2100 से लगभग $2300 पर टन पे, तो थोड़ा आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मैं थोड़ा नॉन फेरस कट शॉर्ट करते हुए नॉन फेरस स्पेस पे ज़्यादा टेक्निकली पॉजिटिव हूँ, जैसे हिंदाल्को है या नाल्को जैसी कंपनीज़ है जहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा मैं थोड़ा प्रेशियस मेटल्स पे कमोडिटी, जो डेट क्राइसिस है यूएस का, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और अब ग्रोथ कम हो रही है, स्टैग्फ्लेशन इश्यू आ गया है, इतना डेट इश्यू कर दिया है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गोल्ड होना चाहिए पोर्टफोलियो में। प्रेशियस मेटल्स थोड़ा-सा आप हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए, सारे सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। मैं थोड़ा-सा प्रेशियस मेटल्स को एज़ अ हेज ज़रूर रिकमेंड करूँगा। मुझे लगता है ये डेट क्राइसिस अच्छा एंडिंग हुआ। यूएस ने सारी बोरोइंग नीरज जी शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल से करी है पिछले 1 डेढ़ साल में मैक्सिमम। उनको लग रहा था कि रेट कम होंगे तो फिर मैं 10 ईयर में शुरू करूँगा। अभी 10 ईयर भी 4.70 आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा डेट ट्रैप है, ये इससे निकलना आसान नहीं है और इसका हेज है थोड़ा-सा जो ये वोलेटिलिटी होगी उसका प्रेशियस मेटल। तो नॉन फेरस और थोड़ा-सा प्रेशियस मेटल्स को लेके मैं पॉजिटिव। ओके, प्रेशियस मतलब सोना चांदी और नॉन फेरस मतलब कॉपर एल्युमिनियम। संजय जी, कॉपर एल्युमिनियम या नॉन फेरस वाले मेटल्स में क्या एक बड़ी रैली के संकेत दिख रहे हैं आपको? तो देखिए नीरज जी, मेरे ख्याल से कुछ तो पॉलिटिकल कारण और कुछ इकोनॉमिक कारण का एक ही साथ सम्मिश्रण जो है उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। अब हमको पता है कि मेटल की सप्लाई, खास करके कुछ नॉन फेरस मेटल की सप्लाई जब मुश्किल में है, उस समय हमने लंदन मेटल एक्सचेंज में रशियन मेटल की डिलीवरी को बैन कर दिया। मेरे ख्याल से ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। दूसरी जो पहलू है जिसको मैं इकोनॉमिक मानता हूँ और मेरे ख्याल से ये कुछ लंबे समय तक प्ले आउट करेगी। उसमें अगर आप देखें तो बहुत दिनों के बाद चाइना में दोबारा रिवाइवल आ रही है और उसके कारण फेरस मेटल्स के जो प्राइसेस हैं वो हमारे ख्याल से स्थिर होंगे या ऊपर जाएँगे। दूसरी जो है, भारत को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस तरह की हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक होना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ भी मेटल की खपत बहुत लंबे स्केल पे होगी। और इन सब माहौल के बीच में जिस तरह के आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक व्हीकल्स हो या फिर डेटा सेंटर्स हो, उनके कारण जो नॉन फेरस मेटल की खपत बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक कारण और पॉलिटिकल कारण दोनों एक साथ अगर मिल के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टैक्टिकली कुछ समय के लिए तो ज़रूर मेटल में एक रैली बन रही है और चूँकि मेटल की रैली हिस्टोरिकली साइक्लिकल रही है, तो इस रैली के अपस्विंग में हम भले पार्टिसिपेट कर लें, लेकिन हमें अपने आप को सतर्क ज़रूर रखना। मेटल रैली में सतर्क करना इसलिए ज़रूरी कि अगर साइकिल के आप डाउन ट्रेंड में फंस गए तो बहुत बुरे फंसेंगे और अप ट्रेंड में अगर आप घुस गए तो आपको छप्पर फाड़ पैसा बनेगा। इसलिए हमने कहा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बुल रन है कि नहीं है, ये आप बहुत ध्यान से करिएगा। कई सारे विषय हमने डिस्कस किए, कई स्टॉक्स के नाम आए, इसलिए ये डिस्क्लेमर है कि किसी भी स्टॉक पे बाई सेल या किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन किसी की नहीं है। वो चूँकि खबरों में है इसलिए हमने उसका जिक्र किया है। आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इतनी कैंडिड चर्चा करने के लिए, खास तौर पे बैंकिंग और फाइनेंशियल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंजॉय करिए वीकेंड का, बढ़िया सी फिल्में सीरीज़ देखिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।